हाय एवरीवन, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि एसएससी का एग्जाम प्रतिदिन चल रही है और वहां पे जो भी मैथ का हम लोग क्वेश्चन डेली बाय डेली एनालिसिस कर रहे हैं और जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन या जो बच्चा का रिव्यू आ रहा है सभी क्वेश्चन को कलेक्ट करके आप लोग के बीच डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग आगामी एग्जाम यानी कि कोई भी अगला दिन है उसमें बैठने वाले हैं, तो सबसे पहले देख लीजिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं और जब तक आप लोग वीडियो को अंत तक देखते हैं तो जरूर आपको बहुत कुछ क्या कंसेप्ट होता है, किस तरीके से क्वेश्चन को बनाया जाता है, इस वीडियो के माध्यम से आपको सीखने को जरूर मिलेगा। तो आइए जो वीडियो है इसको शुरुआत कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्पॉट स्टोर अपनी वस्तुओं पर 19% की छूट देता है और ऑनलाइन वॉलेट से भुगतान करने वाले ग्राहकों को घटे हुए मूल्य पर 2% के अतिरिक्त छूट देता है। यदि कोई ग्राहक 18,000 मूल्य की खेल का सामान खरीदता है और ऑनलाइन वॉलेट के जरिए भुगतान करता है तो उस ग्राहक को कितनी धनराशि भुगतान करना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए कि ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी एक कस्टमर है, कोई भी एक जो कस्टमर है यहां से कह रहा है कि वो 18,000 का कोई भी एक सामान को बाय किया है यानी कि खरीदा है। तो यहां से जो बात कर रहा है कि इस पे कोई भी कस्टमर जाएगा उस टोटल सामान पे 19% का तो डिस्काउंट देगा ही देगा। एक बात यह कह रहा है कि जो यदि ऑनलाइन भुगतान करता है, पे फोन से, भारत पे से, गूगल पे से, कुछ भी से ऑनलाइन भुगतान करता है तो उसको जो घटे हुए मूल्य है उस पे 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। तो एक जो व्यक्ति है ऑनलाइन ही भुगतान किया है 18,000 वस्तु का, तो उसको कितना प्रतिशत का डिस्काउंट या उसको अब कितना प्रतिशत का छूट मिल गया और उसको कितना पे करना है। तो देखिए जब भी क्वेश्चन आए सबसे पहले तो निकालिएगा कि इसको तो डिस्काउंट मिला होगा 18,000 पे, 19% का तो डिस्काउंट मिला ही होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। यहां से आप लोग लिख सकते हैं कि 18 से इसको गुना कर दीजिए तो 19 जीरो जीरो बाबू 19 8, यहां पे 2 जीरो कट गया है, 1 जीरो है तो 19 जीरो जीरो 19 8 होता है 152, हाथ में बच गया 15 और 19 से कम 19, 19 और 34, 19 और 15 होता है बाबू 34। तो इतना रुपया का तो उसको डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। तो अब कह रहा है कि अब कितना रुपया घट गया, यानी कि 18,000 में से 3420 रुपया घट गया तो बचा कितना। यदि कोई कैश पेमेंट करता है, कैश पेमेंट करता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो 0 में से 0 जाएगा, 0 में से 2 नहीं जाएगा तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, ये बच गया 9, 9 में से 4 जाएगा तो 5। अब आगे कह रहा है कि 9 में से 5 जाएगा, 9 में से 4 गया तो 5, ये 8 बच गया, 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा। तो यहां से आप लोग लिख सकते हैं ये हो गया 7, 7 में से आपको कितना घटाना है, 7 में से 3 चला जाएगा तो 4 बच जाएगा और 1 का 1 तो रह जाएगा। यानी कि जो ऑफलाइन भुगतान करता है उसको 14,580 का पे करना पड़ेगा, लेकिन जो दुकानदार है, जो शॉपकीपर है, वह बोल रहा है कि जो यदि ऑनलाइन भुगतान करना पड़ेगा घटे हुए मूल्य, यानी कि उतना घटने के बावजूद इस पे 2% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट उसको मिलेगा। तो इसका 2% निकाल दीजिए तो कहिएगा कि इसका 2% का जो वैल्यू हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यहां से लिख सकते हैं 5 और जब इसको पूरा 5 से कैंसिल करते हैं, पूरा 5 से इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 गुना 10, 4 इधर चला गया तो 5 9 45 हो गया। तो 5 9 45 यहां से कितना 4, तो 5 9 45 आ गया बाबू। 1 जीरो आपको मिलेगा यहां से कितना है, 8 है ना, यहां पे 8 है तो 5 एकम 5 और कितना हो जाएगा, यहां से आप लोग कर सकते हैं 5 36, 5 36, यानी कि इसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिल गया 291 रुपया 6 पैसा का, 291 रुपया 6 पैसा का। तो अब जो इतना तो पे करता, लेकिन इसमें से भी अब जो टोटल आपका मूल्य कितना आ गया था, जो ऑफलाइन भुगतान करता उसको पे करना होता 14,580 रुपया, लेकिन जो ऑनलाइन भुगतान किया है इतना रुपया अब उसको कम भुगतान करना पड़ेगा। तो इसको माइनस कर दीजिए, तो इसको माइनस करिएगा 291 रुपया 6 पैसा। तो यहां से तो हो जाएगा 79 हो जाएगा, 0.4 आ जाएगा और 9 में से 1 गया तो बाबू 8, ये बच गया कितना, ये बच गया फिर आपका 7, 7 17 में से 9 गया तो फिर बच जाएगा 8, ये कितना हो गया 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2 और ये 14 का 14 रहेगा, यानी कि 14,288 रुपया 4 पैसा उसको पे करना, 40 पैसा उसको पे करना पड़ेगा। तो सही आंसर आपका क्या बनेगा, ए नंबर बनेगा। तो उम्मीद करते हैं इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आए, यदि जो ऑफलाइन पेमेंट करता है पहले उतना निकाल लीजिएगा, उसके बाद से कितना का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा है। यहां पे देखिए जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया है वह कितना का दिया है, 2% का, तो फिर 2% इसका निकालकर माइनस कर लीजिएगा। आगे देखते हैं
यह जो क्वेश्चन है कि चार पक्षी ए बी सी डी एक जंगल के चारों ओर उड़ते हैं, वे क्रमशः 27 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट और 60 मिनट में एक जंगल का एक चक्कर पूरा करते हैं। वे यदि एक साथ उड़ना शुरू करते हैं तो कितने घंटे के बाद वह आरंभिक बिंदु पर आएंगे। चार पक्षी का हम नाम पहले डोनेट कर दे रहे हैं। यदि पहले पक्षी को ए बोला जाए, दूसरे को बी और तीसरे को सी और चौथे को डी। यहां पे जो फर्स्ट पक्षी है उसको 27 मिनट में कवर कर रही है, इसको 30 मिनट में, इसको 45 मिनट में, और जो चौथा पक्षी है वह कितना में कन्वर्ट कर रही है, यानी कि 60 मिनट में। अब जो चारों पक्षी इस प्रकार के और भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे कि एक कोई भी रेड लाइट का सिग्नल है जो हर 15 सेकंड, 48 सेकंड, 40 सेकंड, 60 सेकंड इतने के अंतराल पर बजते हैं, यदि वह एक साथ शुरू हुए हैं तो पुनः कितने समय के बाद फिर वह एक साथ एक दूसरे पे बढ़ेंगे, यानी कि एक बार वह फिर लाइट करेगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आता है हम लोग क्या करते हैं कि इसका एलसीएम निकाल देते हैं, वही आपका सही आंसर आ जाता है। अब रही बात कि इस प्रकार के क्वेश्चन का एलसीएम कितना होगा, तो देखिए इसका सबसे पहले प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर दीजिए। ऐसे तो एक अभाज्य गुणनखंड यानी कि गुणनखंड में थी, फैक्टराइजेशन मेथड भी आता है, लेकिन सबसे जो सस्ता तरीका है इसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो कितना लिख सकते हैं, 3 4 क्यूब। इसको कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 6 यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक उसी प्रकार इसको लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर इंटू 5। इसको लिख सकते हैं कितना, तो इसको लिख सकते हैं 15 इंटू 4 यानी कि 2 का होल स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए जो भी आप लोग प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं तो एलसीएम जो निकालने का तरीका होता है, एलसीएम निकालने का तरीका होता है कि जो भी प्राइम फैक्टर आएगा उसका मैक्सिमम पावर लिखना है। अब इसमें प्राइम फैक्टर का नंबर कौन है, प्राइम नंबर 2 है, 3 है, 5 है, 7 भी है क्या, तो 7 नहीं है। तो सबसे पहले आपको कितना मिलेगा, 2 का मैक्सिमम पावर देखिएगा तो 2 है, सबसे ज्यादा पावर कितना है 2, तो इसको लिख दीजिए। 3 का मैक्सिमम पावर कितना है Q, और 5 का मैक्सिमम पावर कितना है 1। तो देखिए 2 से 4, 4 5 20, 27 दूना 54, यहां से आपका आ जाएगा। देखिए 2 का होल स्क्वायर 4 होता है, 4 5 20 और इसका 27 होता है, तो 27 दूना 54 जो टोटल आ जाएगा 540 मिनट के बाद पुनः वह एक साथ एक जगह पर आ जाएंगे। लेकिन जो भी हमारा आंसर दिया है वह आवर में दिया है, यानी कि घंटा में दिया है, तो 540 मिनट को घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर लीजिए। आपका सही आंसर कितना आ जाएगा, 9 आवर। सही आंसर कितना आ जाएगा, तो 9 आवर आपका सही आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। आगे देखिए, 12 व्यक्ति 20 मीटर लंबा गड्ढा को 8 दिनों में खोद सकते हैं, तो उसी चौड़ाई और गहराई वाले 30 मीटर गड्ढा 6 दिनों में खोदने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सबसे पहले बनाइए कि 12 व्यक्ति है, तो यहां से लिख दीजिए 12, 20 मीटर गड्ढा को कितना दिन में खोद सकते हैं, तो 8 दिनों में खोद सकते हैं। फिर कह रहा है कि उसी चौड़ाई और गहराई वाले 30 मीटर गड्ढा को खोदना है। पहले 20 मीटर था तो यहां पे 30 मीटर लिख दीजिए। 6 दिनों में खोदने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, जो पूछता है उसको हम लोग x मान लेते हैं। यदि पूछता कि कितने दिनों में खोद सकते थे तो फिर हम दिन को x मान लेते हैं। अब इसके बाद से एक एक्स्ट्रा काम करते हैं कि इसमें गुना करते हैं, फिर इसमें पहले ऐसे गुना कर दीजिए, फिर ऐसे गुना कर दीजिए। x वाले टर्म को बाद में लिख सकते हैं या पहले लिख सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता है। x इंटू 20 इंटू 6, यहां से आ जाएगा बाबू x इंटू 20 इंटू 6, ये कितना हो जाएगा, x इंटू 20 इंटू 6, ये हो जाएगा 12 इंटू 30 इंटू 8, 12 इंटू 30 इंटू 8। यहां से आप लोग x का ही वैल्यू निकालना है कि कितने दोनों में वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। यहां पे जो गड्ढा की डायमेंशन कुछ भी दे सकता है। अब यहां से देखिए 6 है, इसको काट दीजिए, 6 गुना 12, इसको काट दीजिए 10 मार्क में, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यानी कि 24 व्यक्ति उस कार्य को 8 दिन नहीं 6 दिनों में पूरा कर सकते थे। तो सही आंसर आपका कितना होगा, 24, यानी कि ए नंबर आपका सही आंसर है। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है आपका क्या कह रहा है कि एक वस्तु 350 में खरीदी गई और 500 में बेची गई, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब 350 रुपए में वस्तु को खरीदकर 500 में बेचा है, तो कितने का इसको प्रॉफिट हुआ, 150 का। तो 150 का प्रॉफिट किस पे हुआ है, तो इसके क्रयमूल्य पे हुआ है। क्रयमूल्य आपका है 350 रुपया, तो नीचे लिख दीजिए क्रयमूल्य इंटू 100, 1 0 से 1 0 कट गया, इधर तो हो गया आपका 150। तो इसको यदि हम काटना चाहे तो सबसे पहले लिख सकते हैं 3 5 15 होता है और 7 5 35 होता है। 3 इंटू यहाँ पे 1 शून्य है, यहाँ पे 1 शून्य है, तो टोटल आपका कितना आ जाएगा
322 7, इसको काट दीजिए, यानी कि 7 चौका 28। यहां से कितना लिख सकते हैं, 7 चौका 28, 2 गया इधर, 7 चौका 28, 7 दूना 14, यानी कि 42.86 इतना के करीब आप लिख सकते हैं। तो सही आंसर आपका क्या बनने वाला है, सी नंबर। जो इसमें आपका सही आंसर होगा वह होगा 42.86 के करीब। अगला क्वेश्चन देखिए, कीर्ति की तुलना में राधा की कार्यकुशलता आधी है। राधा एक काम को अकेले पूरा करने में 30 दिनों का समय लेती है। यदि राधा और कृति दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो उन्हें काम करने में कितने दिन का समय लग जाएगा। सबसे पहले यहां पे दो बात की कर रहा है, एक कृति नाम की कोई लड़की है और एक राधा नाम की कोई लड़की है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि कृति के तुलना में राधा की जो कार्यकुशलता है, यानी कि जो राधा है कृति के अपेक्षा आधा काम कर रही है, यानी कि राधा और कृति का जो एफिशिएंसी है 1:2 में है। तो सबसे पहले तो इसका नाम लिख लीजिएगा, पहले कौन है, कृति, तो इसको के से डिनोट कर दीजिए और इसको किससे डिनोट कर सकते हैं, आर से। अब क्वेश्चन में आपके कह रहा है कि जो कृति की तुलना में राधा की कार्यकुशलता आधी है, यानी कि कृति 1 यूनिट कर रही है तो यह 1/2 यूनिट, या इसको लिख सकते हैं आप लोग, जो कृति का एफिशिएंसी 2 यूनिट होगा तो राधा का कितना होगा, 1 यूनिट। अब आगे जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो यहां पे राधा एक कार्य को काम को पूरा करने में 30 दिनों का समय लेती है, यानी कि जो राधा का एफिशिएंसी 1 यूनिट प्रत्येक दिन काम कर रही है। प्रत्येक दिन वह कितना काम कर रही है, 1 यूनिट काम कर रही है, और किसी काम को वह 30 दिन में कर रही है, मतलब कि जो टोटल वर्क होगा आपका 30 यूनिट होगा प्रत्येक दिन। आप सोचिए कि प्रत्येक दिन एक एक रोटी खाते हैं, प्रत्येक दिन एक एक रोटी खाते हैं, तो 30 दिन में कितना रोटी खाइएगा, तो कहिएगा कि 30 रोटी खाएंगे। तो उसी तरह से है, जो राधा है प्रत्येक दिन 1 यूनिट काम कर रही है और इसको टोटल कार्य को कितना में कर रही है, 30 दिन में। तो यहां से टोटल वर्क लिख लीजिए कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 30 × 1, यानी कि कितना हो जाएगा, 30 यूनिट। टोटल वर्क जब आपका आ गया 30 यूनिट, तब कह रहा है कि दोनों मिलकर काम करें, राधा भी काम करे और कृति भी काम करे, दोनों मिलकर काम करेंगे। तो देखिए यहां से तो हम लिख सकते हैं कृति प्लस राधा। तो कृति कर रही है प्रत्येक दिन 2 यूनिट और राधा कर रही है प्रत्येक दिन 1 यूनिट। तो जो टोटल वर्क है हमारा 30 यूनिट, और दोनों जब मिलकर काम करेगी तो 2 + 1, यानी कि एक दिन में कितना काम करेगी, 3 यूनिट। तो यहां से जो आपका सही आंसर हो जाएगा 10 दिन। यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिन में कार्य को फाइनल कर देगी, तो 10 दिन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक परीक्षा में विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य था। यदि सुनीता को 145 अंक मिले और 23 अंकों से अनुत्तीर्ण रह गई तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आता है, सबसे पहले समझिए कि एक हमारा पासिंग लाइन होता है, जिसको यदि बोलना चाहे तो बॉर्डर लाइन बोल सकते हैं। कोई भी एक परीक्षा का जो टोटल पूर्णांक होता है, ये बॉर्डर लाइन है, यहां पे आगे बोल दिया है कि 35% अंक लाना अनिवार्य है। यदि आप 35% अंक ला देते हैं तो उस एग्जाम में पास हो जाएगा। तो एक हमारा जो बॉर्डर लाइन है, इसको हम मान लेते हैं कि ये 35% पे पासिंग मार्क है। कोई सुनीता नाम की लड़की है जो 145 अंक मिले और 23 अंकों से उत्तीर्ण हो गई। यहां से सोचिए कि वहां पे आई होगी जिसको कितना अंक मिला होगा, 145 अंक, लेकिन वो अनुत्तीर्ण हो गई है, यानी कि फेल कितने अंकों से हो गई है। तो सबसे पहले कहिएगा कि 23 अंकों से फेल हुई है, यानी कि 23 अंक। यदि इसको और 23 अंक मिल जाता तो इसका जो टोटल परसेंटेज हो जाता 35, यानी कि 35% के बराबर हो जाता। तो एक बात तो यहां से आ गया कि 145 अचीव की है, 23 और अचीव कर लेती तो वह 35% के बराबर हो जाती। तो डायरेक्ट यहां से लिखिएगा कि 35% का वैल्यू कितना है, तो 145 + 23 को जोड़िएगा तो 162 आ जाता है। ये 7 से कट रहा है तो सबसे पहले 7 से कटा दीजिए, तो यहां से आ जाएगा 5%। 5% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 और 7 चौका 28। यहां से लिख सकते हैं 7 दूना 14, इधर 2 गया तो 7 चौका 28। 5% का वैल्यू है 24 अंक के बराबर। तो कोई भी जो अंक डिफाइन होता है, टोटल जो मार्क्स होता है वो 100% पे डिफाइन होता है। तो 5% का वैल्यू है 24, हमको 100% लाना है। दोनों तरफ 20 से गुना कर दीजिए, इधर भी 20 से गुना कर दीजिए, ये 100% आ जाएगा। यहां से लिख सकते हैं कि 100% का वैल्यू 24 दूना 48, यानी कि उस टोटल परीक्षा का मार्क्स है 480 नंबर का टोटल परीक्षा है, उसमें से जो पासिंग मार्क है 35% है। तो सही आंसर आपका क्या बनेगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने 50,000 की धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए उधार ली। उसने तुरंत यह राशि अन्य व्यक्ति को 6/1/4 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए उधार दे दी। इस लेन देन में उस प्रति वर्ष होने वाला प्रॉफिट ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रति वर्ष कोई भी एक जो साहूकार होता है,
ऐसा समझिए कि गांव में जो भी व्यक्ति होता है, 23 लाख आदमी किसी साहूकार से गया और 4% से कोई साधारण ब्याज 50,000 का अमाउंट लोन पे ले लिया है, लेकिन आया है और तुरंत वह राशि 4% की दर से तो लिया है, लेकिन 6/4% से किसी तीसरे व्यक्ति को दे दिया है। तो प्रति वर्ष उसे कितना का प्रॉफिट हो रहा है? तो सबसे पहले देखिए वो लिया कितने पे है। यानी कि यदि हम कहें, यदि वो लिया है कितने, तो 4% की दर से लिया है, लेकिन वो दे कितना पे दिया है? 6/1/4% की दर से ले लिया है। तो इसको जो प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है? प्रत्येक साल यदि हम देखें तो इसको जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितना का हो रहा है? तो इससे माइनस कर दीजिए। 6/1/4 में से 4% को माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 2/1/4%। तो बस यही उसका प्रॉफिट हो रहा है। टोटल जो उसका प्रिंसिपल है यानी कि मूलधन है, उस पर मात्र उसको 2/1/4% का प्रॉफिट हो रहा है। यदि हम इसको फ्रैक्शन वैल्यू लिखे तो 4 दूना 8 है, 9/4%। इतना का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे हो रहा है? तो टोटल जो इसका प्रिंसिपल है इस पे डिफाइन होता है। तो हम डायरेक्ट यदि प्रॉफिट ही हमको लिखना है तो कितना लिख सकते हैं? 50,000 का 9/4%। ये प्रतिशत के जो है, यदि हम इसको नीचे लिखते हैं तो नीचे 100 लिख सकते हैं, यह प्रतिशत आपका कट जाएगा। यदि हम इस प्रतिशत को हटा दें तो कितना आ गया? 9/4। तो देखिए 2 जीरो से सबसे पहले 2 जीरो कट जाएगा, इधर से कितना हो गया? ये 9/45 भी आप लोग लिख सकते हैं, 4500 आ जाएगा। 9/4500, 4500 को जब 4 से डिवाइड करना है, 4 एकम 4, यहां से कितना आ जाएगा? 9/4500 तो ठीक है। यहां से यदि 4 से डिवाइड करना है, 9/4 ठीक तो है। इसको यदि डिवाइड करते हैं तो कितना चला जाएगा? 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4 इधर गया तो 15, नहीं ठीक, 4 एकम 4 इधर चला गया तो 10 हो गया, 4 दूना 8 और 4 5 20, 1125 रुपए का आपका टोटल प्रॉफिट होगा प्रत्येक वर्ष। इतना का डायरेक्ट आप लोग परसेंटेज वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां से जो सही आंसर आपका बनेगा 1125 रुपया। आगे देखिए, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की समान वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष प्राप्त मिश्रधन इतना रुपया है और 8 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 9960 रुपया है। यदि ब्याज की दर पहले से दुगुनी हो जाए तो साधारण ब्याज की दर से उतने ही राशि पे 7 वर्षों के बाद प्राप्त मिश्रधन क्या होगा? पहले तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई भी, यानी कि एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की समान वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन 7485 रुपया और 8 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन 9960 रुपया है। पहले तो यह सोचिए कि जो 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन है वह 7485 रुपया है, लेकिन 8 वर्षों में वह 9960 हो जाता है। तो 5 वर्ष में उसको कितना इंटरेस्ट मिला है, 5 वर्षों में उसको कितना ब्याज मिला है? तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, जो 3 ईयर है इसमें उसको कितना मिला है? तो 7485 रुपया है। और 8 वर्षों में यही हो जा रहा है 9960 हो जा रहा है। तो यदि हम सही मायने में देखें तो जो सिंपल इंटरेस्ट इन 5 ईयर, क्योंकि 8 वर्ष में से हम 3 वर्ष को घटाएंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट इन 5 ईयर यानी कि जो 5 साल में इसको कितना ब्याज मिला है तो माइनस कर दीजिए। ये 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा, ये बच गया 5, तो 5 में से तो 8 नहीं जाएगा, तो 15 में से 8 जाएगा तो यहां पे आ जाएगा 7। ठीक, अब जो क्वेश्चन कर रहा है, ये तो हो गया आपका 15, 15 में से 8 गया 7, ये 8, 8 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा? 4, ये बच गया आपका कितना? यहां से हो गया 9, 9 में से 7 गया तो 2, यानी कि जो 5 साल में इसको ब्याज मिला है वह 2475 रुपया मिला है। 5 साल में ब्याज कितना मिला है? 2475 मिला है। तो 1 वर्ष में आपको कितना ब्याज मिलेगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इन 1 ईयर, 1 साल में। तो इसको डिफाइन आप लोग कर सकते हैं। तो 5 चौका 20, 4 इधर गया तो 5 9 45 और 5 25, 1 साल में उसको जो ब्याज मिल रहा है 495 रुपया मिल रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वर्षों में मिश्रधन, और मिश्रधन होता क्या है? प्रिंसिपल प्लस ब्याज, यानी कि जो मूलधन प्लस ब्याज का सम होता है वही आपका मिश्रधन होता है। तो यदि 1 वर्ष में इसको 495 मिला है तो 3 वर्ष में इसको कितना ब्याज मिला है? तो डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं कि 3 साल का एसआई, तो 495 इंटू 3, यहां से गुना करते हैं तो 3 5 15 का 5, 3 9 27 1 28 और कितना हो जाएगा? 3 चौका 12, 12 2 14, यानी कि 1485 रुपए का उसका ब्याज मिला है। तो ब्याज
प्लस मूलधन मिश्रधन होता है, तो मिश्रधन का वैल्यू यदि 7485 है और उसमें ब्याज है कितना 1485 रुपया, तो मूलधन आपका कितना हो जाएगा? तो सबसे पहले तो इसका मूलधन निकाल दीजिए। तो यहां से मूलधन लिख सकते हैं कि 7485 में से 1485 को माइनस कर लीजिए, यहां से आपका आंसर आ जाएगा 6000। 6000 आपका आ गया मूलधन। अब जो क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि यदि ब्याज की दर पहले से दुगुनी हो जाए तो साधारण ब्याज की दर से उतने ही राशि पर 7 वर्षों के बाद मिश्रधन कितना होगा? 7 वर्षों के बाद मिश्रधन कितना होगा? तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए कि प्रिंसिपल कितना है 6000, एक साल का ब्याज कितना है तो 495 रुपया। तो यदि हम लिखना चाहें सबसे पहले कि 495 रुपया अपन इसका मिश्रधन कितना है 6000 इंटू जो भी ब्याज इंटू टाइम, टाइम कितना है 1 साल। तो यदि हम लिखना चाहें तो यहां से लिख सकते हैं 1, क्योंकि आपको रेट का फॉर्मूला भी याद होगा, SI इंटू 100, SI इंटू 100 लिखते हैं बाई P इंटू T भी होता है, तो T नीचे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 1 ईयर का है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो यहां से आता है कि लिखे तो यहां से जो टोटल को काटिएगा तो इतना प्रतिशत आपका आ जाएगा। काटिए तो भी सही है, नहीं काटिए क्योंकि कैलकुलेशन आपका टफ चला जाएगा, तो काटना भी सही नहीं रहेगा। डायरेक्ट यदि इतना प्रतिशत है, यदि इसके 2 गुना हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था कि यदि ब्याज की दर पहले से 2 गुना हो जाए तो 7 वर्षों में इसका कितना प्रतिशत का ब्याज मिलेगा। तो देखिए यहां से लिखना चाहे तो सबसे पहले कितना लिख सकते हैं, टोटल आ गया है 2 इंटू 495 इंटू, ये तो आपका हो गया रेट। अब कह रहा है कि 7 वर्षों में पूछ रहा है, तो पहले तो 7 से गुना कीजिए, अब फिर पहले से आपका मिश्रधन कितना, मूलधन कितना था 6000 रुपया। अब इसे नहीं काटने से यह फायदा है कि डायरेक्ट आप लोग यहां से यहां काट सकते हैं, डायरेक्ट इसको गुना कर सकते हैं। तो 14 इंटू 495, बस इसको गुना कर दीजिए, जो भी आएगा 14 × 5 = 70 के 0, 14 × 5 = 70 का 0। लेकिन यहां पे किससे पूछ रहा था, 14 × 5 = 70, इसका मिश्रधन पूछ रहा था कि मूलधन। पहले इसको देख लीजिए, साधारण ब्याज की दर से एक क्वेश्चन नहीं था, इस क्वेश्चन को देखिए, उतने ही राशि पे 7 वर्षों के बाद प्राप्त मिश्रधन पूछ रहा था। जब मिश्रधन पूछेगा तो ये तो आपका ब्याज नहीं कर रहा है, 14 × 5 कितना हो जाएगा 70, 14 नवा कितना होता है 14 × 5 = 70, 14 × 6 = 84, 14 × 7 = 98, 14 नवा होता है 126, 126 होता है, उसमें से 7 जोड़िएगा तो 126 में जब हम लोग 7 जोड़ते हैं तो कितना आता है 33 आता है ना। तो 133 का 3 लिख सकते हैं, हाथ में बच गया 13, 14 × 4 = 56, और 56 और 13 को जब हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 56 + 13 यानी कि 4 और 9 69 आ जाता है। कितना आ जाएगा 69, यानी कि 6930 आपको इंटरेस्ट मिल गया। लेकिन जब मिश्रधन की बात करता है तो आपका इसका मूलधन कितना था 6000। तो 7 साल का यदि लिखना चाहे, 7 साल का जो इसका अमाउंट होगा, यानी कि जो मिश्रधन होगा, मूलधन कितना है 6000 रुपया और इसका ब्याज कितना मिल गया 6930 रुपया, दोनों को जब जोड़िएगा तो 12930 रुपया आपका सही आंसर होगा। आइए अब ऑप्शन पे चलते हैं कि ऑप्शन क्या कह रहा था। यहां पे जब ऑप्शन देखते हैं तो केवल डी में आपका है कि 12930, तो सही आंसर आपका क्या बनेगा 12930। ठीक, अब एक क्वेश्चन कह रहा था कि एक व्यक्ति ने एक निश्चित धनराशि को साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए निवेश किया, जबकि एक अन्य व्यक्ति ने उतने ही धनराशि को उसी अवधि के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया। साधारण ब्याज की दर पर प्राप्त ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर प्राप्त ब्याज से 184 रुपया अधिक है, तो निवेश की गई राशि क्या होगी। 4% के दर से, यहां पे क्वेश्चन क्या कर रहा है 5% के दर से 2 वर्षों के लिए सिंपल इंटरेस्ट दिया है, लेकिन 4% के दर से 2 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। तो सबसे पहले सोचिए कि यदि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट में, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट में देखते हैं तो जो इफेक्टिव रेट आता है टाइम इंटू रेट के बराबर होता है। तो टाइम कितना है 5% और इसको 2 वर्षों के लिए दिया है, तो ब्याज कितना मिलेगा 10%। लेकिन वहीं जब चक्रवृद्धि ब्याज में कहता है तो 2 वर्ष के लिए यहां पे 4% का इफेक्टिव रेट, तो एक तो आपके पास फॉर्मूला है कि x + y xy/100, इस फॉर्मूला का सहारा ले सकते हैं। नहीं तो देखिए जब भी पूछता है रेट का 2 वर्षों के लिए तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, रेट में पहले 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 8,
और जो भी इसका आया है इसका होल स्क्वायर करके लिख दीजिए। तो इसका होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, दो अंकों के बाद दशमलव डाल दीजिए। तो इतना प्रतिशत इसका इफेक्टिव रेट आया, चाहे तो आप फॉर्मूला से भी जाइएगा तो भी आपका इतना ही आंसर आएगा। तो यदि चक्रवृद्धि ब्याज से देखें तो 8.16% मिला है, जबकि यदि सिंपल इंटरेस्ट देखें तो 10% का ब्याज मिला है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट पे मिला है वह 184 रुपया अधिक है, मतलब कि ये 10% का वैल्यू है, ये 8.16 का वैल्यू है। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? तो दोनों का अंतर देखिएगा कि 10% माइनस 1.16%, इसका जो वैल्यू हो जाएगा 1.84%। 1.84% इसका डिफरेंस आएगा। और इसी का वैल्यू जब क्वेश्चन में कह रहा था, इसी का जब वैल्यू कह रहा था, यानी कि 1.84% का वैल्यू किसके बराबर है? 184 रुपया के बराबर है। तो ये हम पे नीचे लिख सकते हैं 100, 184 से 184 काट दीजिए, यानी कि 1% का वैल्यू आ गया कितना? 100 रुपया। 1% का वैल्यू आ गया 100 रुपया। तो कोई भी जो प्रिंसिपल होता है 100% पे डिफाइन होता है। जब 1% का वैल्यू है 100 रुपया तो 100% का वैल्यू कितना होगा? यहां पे 2 जीरो है, 2 जीरो और लगा लीजिए, यानी कि 10,000 आपका सही आंसर हो जाएगा। 10,000 आपका सही आंसर हो जाएगा। कि इस प्रकार के जब भी डिफरेंस पूछ दे तो एक बात याद रखिए, आजकल के जो एग्जाम है उसमें पूछ रहा है कि 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछ रहा है। तो उसका जो फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, P इंटू आर बाई 100 टू दी पावर इतना। यहां पे P है, यहां P ये किसका है? तो सिंपल इंटरेस्ट इन 2 ईयर्स और कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 ईयर्स, इसका डिफरेंस। आजकल इस पे भी क्वेश्चन पूछ रहा है। यदि यही पूछ रहे कि 3 साल का, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाता है P इंटू आर बाई इसका 100 प्लस 300 प्लस आर बाई 100। 2 फॉर्मूला आप लोग जरूर याद करके जाइएगा, इस पे भी क्वेश्चन आ रहा है। आगे देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 10 महिला किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 15 पुरुष 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 10 महिलाओं ने काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद 5 महिला के स्थान पर 5 पुरुषों को काम पर लगा दिया जाता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए कि जो 15 महिला है किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर रही है? वह काम को 10 दिनों में पूरा कर रही है, जबकि 15 पुरुष 5 दिनों में पूरा कर रहे हैं। यहां पे सॉरी 10 महिला था, तो ये बात सोचिए कि 10 महिला, 10 आदमी किसी कार्य को यदि 15 दिन में कर रहे हैं, तो हम ये सोचिए कि जो 10 महिला है वह एक दिन में काम को पूरा कराना होगा, तो कितने महिला लगी? तो 10 इंटू 15 यानी कि 150 महिला किसी कार्य को एक दिन में कर रही है। 150 महिला, तो यहां से 150 वुमेन, जबकि 15 पुरुष उसी काम को 5 दिनों में पूरा कर रहे हैं। तो डायरेक्ट एक दिन में पूरा कराना होगा, तो इसे गुना कर दीजिए। और 15 में हम लोग क्या करते हैं? 10 से गुना कर देते हैं। तो 150 वुमेन का जो क्षमता है 75 मैन की क्षमता के बराबर होगा। 75 मैन की क्षमता के बराबर होगा। तो यहां से आप लोग सबसे पहले वुमेन और मैन का रेशियो ले लीजिए। तो यहां से कितना है? 75, और कितना आ जाएगा? 150। तो इसको काट सकते हैं 1 और 2, यानी कि जो एक मैन की काम करने की क्षमता है वह 2 वुमेन की बराबर है। एक मैन की काम करने की जो क्षमता है 2 वुमेन के बराबर है, यानी कि 150 महिला 150। अब ये सोचेंगे कि जो महिला किसी काम को, यदि मैन किसी कार्य को जितना 75 दिन में कर रहा है, तो महिला उसको कितने दिन में कर रही है? 150 दिन में कर रही है। जो टोटल वर्क हम मानते हैं, यहां से टोटल वर्क इसके एलसीएम के बराबर ले लीजिए। इसके एलसीएम के बराबर लीजिएगा तो यहां से 75 और 150 का जो एलसीएम आता है 150 यूनिट। यदि टोटल जो है 50 यूनिट वर्क है, ये सोचिए 150 यूनिट टोटल वर्क है। यदि एक जो आदमी इसको 75 दिन में कर रहा है, मतलब कि प्रत्येक दिन 2 यूनिट काम करता होगा। जब से 150 महिला, यानी कि इसको 150 यूनिट वर्क को 150 महिला काम कर रही है, तो पर एक महिला 1 यूनिट काम कर रही है, तो इसका जो एफिशिएंसी आ जाएगा 1 यूनिट। तो आगे क्वेश्चन देखिए। अब जो क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब यहां से देखिए कि 10 महिलाओं ने काम को करना आरंभ किया 3 दिन बाद, क्योंकि 10 महिला यदि 15 दिन में कर रही है 150 यूनिट वर्क को, आप सोचिए कि 10 महिला 15 दिन में 150 यूनिट वर्क को कर रही है, तो प्रत्येक दिन 10 महिला 10-10 यूनिट काम करेगी, तभी ना 15 दिन में, यानी कि 15 दिन या 150 में पूरा कर देगी। तो 10 महिला जब कार्य को आरंभ कर दी, लेकिन 3 दिन बाद 5 महिलाओं के स्थान पर, तो सबसे पहले सोचिए कि यदि महिला जब वर्क करती होगी, यहां पे इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में घेर दें। यहां से क्वेश्चन को देखिए, 10 महिला ने कार्य को स्टार्ट किया है, 10 वुमेन कार्य को स्टार्ट की है,
एक दिन में 10 यूनिट वर्क कर रही है, तो 3 दिन जब काम की होगी तो कितना काम कर दी होगी? 10 इंटू 3 यानी कि 30 यूनिट वर्क कर दी। टोटल जो हमारा वर्क है वह 150 यूनिट है, जिसमें से 30 यूनिट पूरा हो गया। तो रिमेनिंग वर्क यानी कि जो अभी भी शेष कार्य है, अभी भी जो शेष कार्य है वह 120 यूनिट है, 120 यूनिट है। लेकिन अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 महिलाओं के स्थान पे 5 पुरुषों को काम पर लगा दिया गया। तो एक पुरुष का जो क्षमता है 2 महिलाओं के बराबर है, तो 5 महिला की जगह पे 5 पुरुष आएंगे, तो 5 पुरुष कितने महिला के बराबर काम करेंगे? तो एक पुरुष 2 महिला के बराबर काम कर रहा है, तो 5 जो महिला यानी कि 5 जो पुरुष है वह 10 महिला के बराबर काम करेगी। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि पहले से तो 5 महिला थी, अब 5 जो पुरुष आए हैं वह 10 महिला के बराबर है, तो टोटल कितना महिला हो जाएगी? 10 महिला। तो अब टोटल मिलकर 15 महिला हो जाएगी, और रिमेनिंग वर्क कितना था? 120 यूनिट। तो यहां से कितने दिन में पूरा कर देगी? 8 दिन में। अगर क्वेश्चन में ए पूछा होता कि जो शेष कार्य कितने दिन में समाप्त हुए, तो 8 दिन होता। अगर क्वेश्चन में ए पूछ देगा कि टोटल वर्क को करने में कितने दिन का समय लग गया, तो पहले 3 दिन लगाया था, फिर 8 दिन लग गया, तो 11 आपका आंसर होगा। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है तो काम कितने दिन में पूरा हुए, यानी कि पहले 3 दिन और फिर 8 दिन, तो सही आंसर आपका हो जाएगा 11 दिन। आगे क्वेश्चन कर रहा है, तो आज का हमारा छोटा क्लास रहा है जिसमें हम आप लोग को बताने की कोशिश किए हैं कि आजकल क्वेश्चन कैसे आ रहा है, उसका सही अप्रोच क्या होना चाहिए। तो ऐसे ही आप लोग यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।